सब कुछ नष्ट ही नहीं करता, उपजाता भी वही है, रचता भी वही है, सजाता संवारता भी वही है। लेकिन काल की कला के रूप में व्याख्या दार्शनिकों को पता है, लोग को तो यही पता है कि काल एक डरावनी चीज है। हरति निमेषात् कालस्सर्वम्, काल कवलित हो गया। काल कवलित होने से हम डरते हैं। हमारी संत परंपरा कहती है, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। तो काल से भयभीत हुए विश्व में मध्य प्रदेश को इस बात का गौरव है, इस बात का श्रेय है कि महाकाल की प्रतिष्ठा करके वो बताता है कि विश्व के लोगों, जब तुम काल के द्वारा सब कुछ छीन लिए जाने के भय से ग्रस्त हो, तब हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि सर्वस्व दे सकने वाला महाकाल हमारे पास उपस्थित है। तो डॉक्टर मोहन यादव जी को इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त है। कुछ वो लक्षण आप में भी घटित हो रहे हैं। अभी मैं अनुभव कर रहा था जब पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा था, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार या कदाचित मुख्यमंत्री होने के दायित्व के अनुसार ढेर सारी पुस्तकें एक साथ उठा रहे थे कि सबको मैं वितरित कर दूं, और प्रायः हर बार अपनी कॉपी नहीं बच रही थी हाथ में। तो बाद में अभी आदरणीय सोनी जी ने एक संदर्भ आपको दिया ना दक्षिण भारत का, जिसमें देने वाला जब अपने पात्र से लेने वाले के पात्र में पलट देता है तो दाता का ही पात्र खाली हो जाता है। तो ये कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये मुख्यमंत्री होने के नाते या महाकाल के उपासक होने के नाते थोड़ा थोड़ा लक्षण शंकर जी पर भी इस बात का आरोप है कि उनके पास बहुत कुछ था पर बेचारे ने लुटा सब दिया, इसलिए वो जाकर के बैठे हैं कैलाश पर। मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य विभूतियां, मैं समय संकोच में बहुत विस्तार नहीं करूंगा, और मैं मनसा नाम उल्लेख करते हुए सम्मुख विराजमान सभी महानुभाव, इस गरिष्ठ गोष्ठी से काफ़ी गंभीर आप लोग हो चले थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़े सरल, थोड़े प्रमन और थोड़े प्रफुल्लित होकर कुछ दो एक बातें मैं कहूँगा। हम सबके पास अपने अपने सत्र हैं और उसमें जी भर के अपनी बात कह सकते हैं। एक तो ये कि ये जो शोधार्थी समागम है, शोधार्थियों को इस बात की ओर ध्यान जाए कि वे अंततः शोधार्थी हैं क्या। मैं प्रश्न करूंगा तो देर लग जाएगी। मैं चाहता तो यूं कि आपसे पूछूं और बात करूं कि आप शोधार्थी ही हैं या कुछ और भी हैं। आप में से कोई उत्तर करेगा तो मुझे आसानी होगी, मैं 5-7 मिनट में बात पूरी करूंगा, देर तक नहीं रुकूंगा। हम केवल शोधार्थी हैं क्या या अंततः शोधार्थी हैं क्या? और आपको अनुशीलन करके इस सच्चाई का साक्षात्कार करना चाहिए कि नहीं, आप शोधार्थी नहीं हैं, आप वस्तुतः बोधार्थी हैं, और उसकी यात्रा के एक पड़ाव का नाम शोधार्थी होना है। जो शोध बोध तक नहीं ले जाता वो व्यर्थ है, व्यर्थ परिश्रम है। और बोध कभी भी चरित्र निरपेक्ष नहीं होता। इसलिए जब हम दर्शन में जाएंगे, और आदरणीय सोनी जी ने बड़े गंभीर संदर्भ सब रख दिए हैं, मेरे मन में उनका भी लोभ है पर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, देर हो जाएगी। बोध चरित्र निरपेक्ष नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से हमें इस बात का अभ्यास करा दिया गया है कि सूचनाओं से और डाटाबेस से ज्ञान आता है। ये मशीनों का काम है जो अचित होती हैं, मनुष्य चित्त शक्ति से संपन्न होता है, और इसलिए मनुष्य का ज्ञान कभी डाटा निर्भर नहीं हो सकता। यदि होगा तो मनुष्य अमनुष्य हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत जिम्मेदारी भरी चिंता है। मनुष्य का ज्ञान डाटाबेस का ज्ञान नहीं है, ये जड़ मशीनों का ज्ञान है। मनुष्य का ज्ञान नित्य नवनवायमान है, क्योंकि वो अनंत के साथ कनेक्ट है। उस अनंत के साथ जिस महाचिति से जुड़े होने के कारण, आप चिन्मयी सत्ता से जुड़े हुए होने के कारण परमात्मा और आत्मा के विज्ञान में जीते हैं। व्यावहारिक धरातल पर हमें एक अभ्यास हो गया है अपनी झेप मिटाने के लिए पश्चिम की आलोचना करने का। मैं बड़ा चकित होता हूं कि हम पश्चिम जैसे कहाँ हैं जो बार बार कहते हैं पश्चिम का प्रभाव, पश्चिम का प्रभाव, पश्चिम का प्रभाव। ना हमारा राष्ट्रीय बोध उनके जैसा है,
न हमारी श्रमशीलता उनके जैसी है, न हमारा स्वाध्याय करने अपने जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं का निभाने की योग्यता वैसी है। हम फिल्में उनके जैसी नहीं बना पा रहे हैं। मैं बार बार सुनता हूं हमें पाश्चात्यों के प्रभाव से बचना है। क्या बचना है? हमने खाना पहनना उनसे सीखा है, बाकी तो कुछ सीखा नहीं है। पश्चिम से घबराएंगे, पश्चिम को भागने की कोशिश करेंगे पश्चिम से, तब हमें चिंता होगी कि 10 दिशाओं का विज्ञान कहां जाएगा। एक दिशा पूरब लेके आप बैठ जाएंगे, बाकी 9 दिक्पाल आपको शाप देंगे। क्या 10 होते हैं ना, पूजा करते हैं तो बाकी कहां जाएंगे? पश्चिम नहीं होगा तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे काम करते करते। सोने के लिए पश्चिम होना चाहिए। हमारे सूर्य नारायण पश्चिम जाते हैं तब नींद आती है आपको। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का विज्ञान है। आप ताली मत बजाइए, मैं थोड़े समय में बात कहने वाला हूं। आप केवल समझ लें इस बात को तो मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। वस्तुतः उद्घाटन सत्र मंगलाचरण सत्र होता है, और मंगलाचरण को शास्त्रकारों ने 3 कोटियों का कहा है। एक नमस्कारात्मक, जिसको मुकेश जी ने, आदरणीय अल्पना जी ने, श्रीमान अशोक जी ने कर दिया था। एक नमस्कारात्मक होता है। एक वस्तु निर्देशात्मक होता है, जो श्रीमान सोनी जी ने कर दिया है। और जो कुछ अभी उसमें और ठीक से होना है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान। एक मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो इस वेश के नाते मुझे आशीर्वादात्मक करने का औचित्य है। तो मैं केवल इतना कहता हुआ कि पश्चिम से जब हम कहते हैं विषादप्यमृतम ग्राह्यम, विष से भी अमृत ग्राही है, जब हम कहते हैं बालादपि सुभाषितम, बच्चा भी कल्याण कर कहे तो उसको ग्रहण करें, तो पश्चिम 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 कह करके उससे भर्त्सना करने और भागने के बजाय यदि हम इतना ही सोच लें कि उस देश में, उस भूगोल में आकर जिसकी भाषा, जिसकी संस्कृति, जिसके भोजन, जिसके वस्त्र को नहीं जानते थे वे पश्चिमी, उन्होंने कुछ वर्षों में पूरे भारत को अभारत कर दिया। और 78 वर्ष की स्वतंत्रता और डींगों के बाद अभी भी हम भारत को भारतीय चरित्र में प्रतिष्ठित करने की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। क्या सीख लिया है हमने पश्चिम से? एक मैकाले को गाली देने से होगा क्या? कहाँ है हमारे शिक्षाविद? कहाँ है हमारी शिक्षा नीति? सरकार का डर नहीं हो तो आपके विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को अंगीकार ही नहीं करें। और IKS तो आपने अभी कहा ही। हमें बहुत ईमानदार होकर के आत्मसमीक्षा करने की आवश्यकता है। हम अपनी दुर्बलताओं को शत्रु के नाम पर नहीं फेंक सकते। आपको याद रखना होगा, कभी भी शत्रु परास्त नहीं करता, दुर्बलताएं परास्त करती हैं। जो जीतते हैं उनके भी शत्रु होते हैं, वो ताकतवर होते हैं तो जीत जाते हैं। शत्रु नहीं हराता, हराती हैं दुर्बलताएं। और हम अपनी दुर्बलताओं का श्रेय नहीं लेना चाहते, उसको फेंकना चाहते हैं शत्रुओं के सिर पर। तो शोध को चरित्र मूलक होना चाहिए। ये संगोष्ठी इस प्रतिज्ञा के साथ आयोजित है, ऐसा मैं समझता हूं। और वह चरित्र किसका? भारत का। अभी बहुत सुंदर शब्द यहां संकेत किया आदरणीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान परमार जी ने। नवाचार बहुत प्रचलन में है, पर कोई भी नवाचार नव विचार नहीं होता। परंपरा से प्राप्त कल्याणकर विचार की सीमा में उसको बरतने का जो नव विज्ञान है वही नवाचार कहलाता है। आचार और विचार में भेद है। तो जब हम विचारों को अंगीकार करते हैं, विचारों की मूल्यवत्ता को समझते हैं, तो उसका लाभ यह होता है कि नवाचार में प्रवेश करते हुए हमारे विचारों की क्षति नहीं होती। हमारे साथ कठिनाई क्या हुई है? हम नवाचार परायण होकर के नव विचार परायण हो गए हैं, और जो भारतीय विचार है, बोध है, उससे दूर हो गए हैं। तो केवल इस एक बात पर अपने को एकाग्र कर लें हम। और ज्योतिष की एक बड़ी प्रसिद्ध अवधारणा है, वो आपके ध्यान में आए। किसी को बृहस्पति की महादशा आ जाए, आप में से ज्योतिष जानने वाले भी लोग बैठे होंगे, तो लोग कहते हैं कष्ट बहुत होगा। जहां तक पूछता है जीवन, बोले मरेंगे आप नहीं। हाँ, मरेंगे आप नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? बोले बृहस्पति जो है ना, वो देवगुरु है, शुभ ग्रह है, हत्या का पाप नहीं लेता। मरने से कई गुना अधिक पीड़ा में आपको गुजारेगा, लेकिन जान नहीं लेगा, छोड़ देगा।
और यदि बृहस्पति की महादशा में आप मरेंगे तो मरने के पहले मूर्छित इत्यादि करके किसी ऐसी तरह से मारेगा कि आपको मरने का बोध नहीं हो। ज्योतिषी इसे जानते हैं। अच्छा, वहीं केतु आपका बहुत अनुकूल हो जाए, शनि आपका बहुत अनुकूल हो जाए और सब आपकी व्यवस्थाएं चकाचक कर दे। आप जानते हैं पापक ग्रह भी विपरीत राजयोग कर देते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं, पल भर में जीवन बदल देते हैं। क्या होगा? बोले और तो सब चकाचक रहेगा, अचानक कीड़ी का छापा पड़ जाएगा। ये क्यों होगा? बोले ये पापक ग्रह हैं, केवल सुख और आनंद में आपको स्थिर कर ही नहीं सकते। क्यों? बोले अपना एक चरित्र होता है। बृहस्पति मारने पर भी आवे तो देवगुरु है, एक मर्यादा है उसकी। और शनि केतु उपकार करने पर भी आवे तो एक चरित्र है, वो छूटता नहीं है। हमारा शोध और बोध प्रतिक्रिया परायण न हो, भारतीय चरित्र परायण हो। मैंने गत वर्ष एक उदाहरण आपके सामने रखा था कि हनुमान जी जानकी जी का शोधन करने गए। आपको स्मरण होगा, जो लोग द्वारा होंगे। मंदोदरी को सीता जी मान लिया उन्होंने, नाच कूद करके प्रसन्नता मना के। फिर एक बात आई, आनंद में सोई हुई श्रृंगार परायणा यह स्त्री, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा है, ये श्री राम की भार्या नहीं हो सकती। क्यों? सीता केवल चेहरा नहीं है, सीता एक चरित्र है और उस चरित्र को राम के चरित्र के अनुरूप होना चाहिए। तो विरह में जो व्याकुलता श्री राम को है, वैसी ही व्याकुलता जब दिखाई पड़ेगी तब कोई सीता हो सकती है, सुंदरता के आधार पर नहीं हो सकती। भारतीय शोध वृत्ति जब अपनी इस भारतीयता को पहचान लेगी, तब आप चाहे पूरब का पैटर्न, चाहे पश्चिम का पैटर्न, और केवल पूरब पश्चिम ही नहीं होते, उत्तर दक्षिण भी होते हैं, तो दशों दिशाओं में सर्वत्र विचरण करते हुए, सब जगह से सूचनाओं का आहरण करते हुए भी यदि आपका बोध परिष्कृत होगा तो आपका शोध आपको वहां ले जाएगा जहां चलने के लिए आप निकले हैं। तो सूचनाओं और डाटाबेस के भ्रम में पड़े बिना, भारत संस्कृति मूलक देश है, सभ्यता मूलक देश नहीं है। ये बात ठीक से अपने भीतर बिठा लेनी है। हमारी भारतीयता का सबसे बड़ा प्रतिनिधि, सबसे बड़ा पूज्य, जिसको देवों में महादेव, देवाधिदेव कहा जाता है, काल में जिसको महाकाल कहा जाता है, भूगोल में जिसको विश्वनाथ कहा जाता है, वो हमारी परंपरा का सबसे असभ्य प्रतिनिधि है, और वह हैं भगवान शिव। ठीक है? थोड़ी पचाने में कठिनाई आपको हो सकती है। असभ्यता के लिए लोक में सबसे प्रचलित शब्द क्या है? नंगा। शिव जी की पहचान क्या है? वो देवता जिससे ज्ञान की याचना करने के लिए शास्त्र कहते हैं, उसका नाम है भोला, भोले बाबा कहलाते हैं। अवघड़, हम शुचिता की कामना करते हैं, वो अशुचिता को अंगीकार करता है और वहां रहता है जहां किसी का घर नहीं हो सकता। और भारत के लिए उससे काम में कोई चरित्र नहीं है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हम जीवन में नित्य शिवत्व की प्रतिष्ठा पर काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस नंगेपन में, क्योंकि उस अशिवत्व में जिस शिवत्व की प्रतिष्ठा हो रही है, वो संस्कृति के मार्ग से चल करके आती है। सभ्यता बहिरंग है और इसलिए कई बार छद्म है, संस्कृति अंतरंग है, इसलिए चरित्रनिष्ठ है। हमारी शोध वृत्ति में ये बात जगे और ये 3 दिनों का समागम आपको आपकी आत्मवत्ता में प्रतिष्ठित करे, इस बात की मंगल कामना। जय सिया राम। बहुत बहुत आभार महाराज जी, आपके इस प्रबोधन ने इस सभागार में सभी को आह्लादित किया, और न केवल आह्लादित किया, हमें विचार के लिए प्रेरित भी किया और आचार के लिए एक तरीके से संकेतित भी किया।